कक्षाओं में आप भाषा और लिपि सीख चुके हैं। आज मैं व्याकरण बताती हूँ। व्याकरण पढ़ने के लिए हमें कुछ बातें समझनी पड़ेगी। हम कोई भी काम करते हैं उसको नियमानुसार करना चाहिए, मतलब नियमों के अनुसार करना चाहिए, नहीं तो हमारा काम बिगड़ सकता है। जैसे सड़क पे चलते हैं हम, तो सड़क के कुछ नियम होते हैं ना, कि रेड लाइट जली हुई है तो रुक जाओ, ऑरेंज जली है तो तैयार हो जाओ, ग्रीन जली है तो रवाना हो जाओ। इसी तरह से भाषा को लिखने के भी कुछ नियम होते हैं। तो भाषा को शुद्ध रूप से जो लिखना सिखाए, बोलना सिखाए और पढ़ना सिखाए, वह व्याकरण होता है। अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो व्याकरण क्या होता है? जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाए। तो यहाँ हम सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। आप एक रफ कॉपी अपने साथ रखा करो, उसमें अपना सारा काम नोट कर लिया करो। ये सारा रिवीजन ही चल रहा है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन आपका मजबूत हो जाए आपकी नींव, इसलिए एक बार फिर से आपको रिवाइज कराया जा रहा है। तो सबसे पहले हम व्याकरण की परिभाषा पढ़ेंगे। व्याकरण, लिखने की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, लिखने का अभ्यास जरूर कीजिए बच्चों। व्याकरण वह माध्यम है जो हमें शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। और पढ़ना सिखाता है। ये व्याकरण की हुई परिभाषा। व्याकरण वह माध्यम है जो हमें शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। मतलब व्याकरण मतलब कुछ नियम होते हैं। व्याकरण का मतलब है नियम। व्याकरण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं व्याकरण? 3 प्रकार के होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। आप अच्छे से समझते जाइए, ये सब आपका पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपको रिवीजन करने की जरूरत है। तो व्याकरण होता है 3 प्रकार का: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब हम सबसे पहले इनमें पढ़ेंगे वर्ण। क्या पढ़ेंगे हम सबसे पहले? वर्ण। व्याकरण हमने समझ लिया कि व्याकरण वह माध्यम है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। अब हम आ जाते हैं वर्ण पे। वर्ण क्या होता है? देखो बच्चों, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो उसे लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। कुछ विशेष चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, उन चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। और परिभाषा के रूप में हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि मुंह से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं मुंह से निकलने वाली
सबसे छोटी आवाज वर्ण कहलाती है। तो सबसे पहले मैम आपको बता रही हैं वर्ण की परिभाषा। हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। मैंने आपको सरल सरल शब्दों में भी इसे बताया है कि मुख से निकलने वाली सबसे छोटी आवाज वर्ण कहलाती है। समझ में आ गया बच्चों को वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण के कभी भी टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। एक वर्ण है हमारे पास, उसे तोड़ा नहीं जा सकता है, बल्कि वर्ण का समूह होता है। तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, क्रमबद्ध समूह होता है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यह हमारी हो गई वर्ण की परिभाषा। अब हम देखेंगे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िए। वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। दो भेद कौन कौन से हो गए वर्ण के? आप सबको सुनाई दे रही है मैम की आवाज? थम्स अप कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। स्वर और व्यंजन, तो ये भेद वर्ण के होते हैं। सबसे पहले हम आएंगे स्वर पे कि स्वर क्या होता है भाई। अब ये स्वर क्या होता है? ये स्वर क्या होता है? स्वर देखने के लिए, स्वर क्या होता है ये पढ़ने के लिए हम सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, स्वर 11 होते हैं। स्वर 11 होते हैं और स्वर हमेशा स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वर हमेशा स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। उनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब स्वर कौन कौन से होते हैं? 11 स्वर कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री। ये ऋषि होता है ना, इसे बोलते हैं री। ए, ए, ओ, औ। ये हो गए हमारे 11 वर्ण। काउंट करो, देखो 11 ही है पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लेकिन इन 11 स्वरों के अलावा हमारे पास दो आयोग वाह भी होते हैं, अंग और अह। ये दो आयोग वाह होते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको बोलेंगे आयोग वाह। इनकी गिनती हम स्वरों में नहीं करते हैं, लेकिन ये स्वर के साथ साथ ही चलते हैं और इनकी अपनी मात्रा होती है। तो ये आपको स्वर बता दिए मैंने। अब स्वर भी दो प्रकार के होते हैं बच्चों। स्वर भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। ह्रस्व स्वर
क्या होते हैं? ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, ये 4 होते हैं और इनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, बिल्कुल थोड़े से समय में इन्हें बोला जाता है। ये होते हैं अ, इ, अ, इ, उ और री। देखा, छोटे से समय लगा, बिल्कुल कम समय लगा इनको बोलने में। अ, इ, उ, री, ये चारों ह्रस्व स्वर होते हैं। इसके बाद आते हैं, दूसरा नंबर स्वर का आता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जो होते हैं उन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहा जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं दीर्घ स्वर। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है ना बच्चों को, दीर्घ मतलब बड़ा। दीर्घ स्वर ये संख्या में 7 होते हैं और इनको बोलने में ह्रस्व स्वरों से ठीक 2 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से ठीक 2 गुना समय लगता है। अब ये कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? थम्स अप करके बताओ, मेरी बात समझ में आ रही है? जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रही है तो थम्स अप करके बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। देखिए दीर्घ स्वर देखो, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हो गए दीर्घ स्वर। इनको बोलने में ह्रस्व स्वरों से ठीक 2 गुना समय लगता है। अब हम आ जाते हैं स्वर के 2 रूप भी पढ़ लिए हमने, ह्रस्व और दीर्घ। अब हम आ जाते हैं मात्रा पे, क्योंकि प्रत्येक स्वर की अपनी एक निश्चित मात्रा होती है। साथ ही साथ याद रखना क्या आवश्यक है? अ की कोई मात्रा नहीं होती है। सभी स्वरों की मात्रा होती है, लेकिन ये चीज भी याद रखो कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो मात्रा किसे कहते हैं? स्वर का जो रूप, स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है, व्यंजन के साथ जुड़ता है, वह मात्रा कहलाता है। वह मात्रा कहलाता है। अब मैं आपको समझाती हूं कैसे। पहले इसे देख लो एक बार फिर से। स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है वह मात्रा कहलाता है। जैसे हमारे पास आ गया स्वर आ, हमारे पास आ स्वर है और व्यंजन है क। अब हम इसमें से आ की मात्रा यहाँ एक डंडे के रूप में होती है। आ की मात्रा हमेशा एक डंडे के रूप में होती है, आपने सीखा है ना। तो का के आगे एक डंडा लगा देंगे तो ये होगी आ की मात्रा। व्यंजन के साथ ये स्वर का रूप जुड़ा है और ये हो गई है हमारी मात्रा। आ गया बच्चों को समझ में? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंग और अह में क्या क्या होता है। अनुस्वार, अनुस्वार जो होता है बेटा, अंग की जो मात्रा होती है हमारी, जो अंग की मात्रा होती है, ये अंग पे इस तरह से बिंदी लगी हुई होती है, तो अंग की मात्रा भी वर्ण के ऊपर एक बिंदु के रूप में लगाई जाती है। अंग की मात्रा वर्ण के शिरोरेखा जो होती है वर्ण की, उसके ऊपर एक बिंदु के रूप में लगाई जाती है, इसे अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, अनुस्वार समझ में आया? कि आप विस्तृत रूप से बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे, अभी आगे वाली कक्षाओं में आप इसका विस्तृत रूप भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक होता है जब किसी भी वर्ण के शिरोरेखा के ऊपर इस तरह का निशान लगता है।
ये अनुनासिक होता है, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। सीखते आ रहे हो ना बचपन से, मैम चंद्र बिंदु लगेगा क्या, है ना, पूछते हो ना मैम से, तो ये वही चंद्र बिंदु है जिसे अनुनासिक कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम विसर्ग। अह, अह में ये दो बिंदियां होती है ना, इन दोनों बिंदियों को विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग वर्ण के बाद दो बिंदुओं के रूप में लगता है। तो ये यहाँ पे हमारे स्वर संपूर्ण हुए। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, फिर अनुनास मात्रा होती है, फिर अनुनासिक होता है, अनुस्वार होता है, फिर अनुनासिक होता है, उसके बाद विसर्ग होता है। अब आ जाइए आप व्यंजन पे। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन पे आ जाइए। व्यंजन कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं, उन्हें बोलने के लिए स्वर का सहारा लेना ही पड़ता है। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वर का सहारा लेना पड़ता है। व्यंजन कितने होते हैं? 35। अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से व्यंजन है। क, ख, ग, ह, अण, च, छ, ज, छ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, ह। आपको आ रही है आवाज या नहीं आ रही है? बीच में आवाज आना तो बंद नहीं हो गई है बच्चों? थम्स अप करो। आ रही है बच्चों को आवाज? वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप, मैम को कोऑपरेट करके पढ़ रहे हैं। अब आएगा य, र, ल, प, और उसके बाद आ जाएगा श। यहां पे लिखूंगी मैं, नीचे हमारे पास जगह नहीं है। श, श, स और ह। देखिए बच्चों, ये हमारे व्यंजन है, ये लेकिन इनकी संख्या तो हो रही है 33। आप काउंट करोगे तो 33 ही हुए, लेकिन दो व्यंजन कहां से आए? ये दोनों व्यंजन यहां अगर इनको बिना बिंदु के बोला जाता है तो ड और ढ बोला जाता है। इन्हीं व्यंजनों को हम बिंदु लगा देते हैं नीचे, तो ड और ढ हो जाता है। इस तरह से ये व्यंजन होते हैं 35 व्यंजन। समझ में आ रहा है बच्चों को? आप लोग अपनी रफ कॉपी में नोट करते जाइए। अब मैं आपको समझाऊंगी कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजन सबसे पहले होते हैं। स्पर्श व्यंजन क से लेकर, ये क से लेकर और म तक, क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्यों कहते हैं इन्हें स्पर्श व्यंजन? क्योंकि इनको बोलते समय हमारी जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। इनको बोलते समय, इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है। इनको भी देखो अलग अलग वर्गों में, 5 वर्गों में बांटा गया है। जैसे क से शुरू होने वाली लाइन क वर्ग, च से शुरू होने वाली लाइन च वर्ग, ट से शुरू होने वाली लाइन ट वर्ग, त से शुरू होने वाली लाइन त वर्ग और प से शुरू होने वाली लाइन प वर्ग। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं 11 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मतलब इनको बोलते समय जिह्वा जो होती है हमारी जीभ, वो मुंह के किसी भी भाग से स्पर्श नहीं करती है। इसके बाद हमारे पास क्या बचे नीचे? यह है ऊष्म व्यंजन। हमारे पास 11 के बाद क्या बचा था? मैं दोबारा से लिख रही हूं आपके लिए, दोबारा से मैं लिख रही हूं आपके लिए। श, श, स और ह।
ये चारों व्यंजन होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब क्या होता है? जब इन्हें हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ऐसा प्रतीत होता है जैसे गर्म श्वास निकल रही है। हमारे मुंह से ऐसा प्रतीत होता है जैसे गरम गरम श्वास निकल रही है, तो इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं संयुक्त व्यंजन। अच्छा, एक चीज बताना मैं भूल गई हूं बेटा, आपको देखो, दोबारा से देखो, जब हमने व्यंजन लिखे थे क ख ग ये लिखे थे ना, तो नीचे इस तरह की एक लाइन बनाई थी। इस लाइन को क्या बोलते हैं? हल। क्या बोलते हैं इस लाइन को? हल। आप जब बड़ी क्लासेस में आएंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, तो उसमें हलंत भी सीखेंगे, तो इस लाइन को हल कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं हम संयुक्त व्यंजन पर। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। ये हैं श, त्र, य, श। अब हम देखेंगे इन्हें संयुक्त क्यों कहा जाता है। जब दो व्यंजनों से मिलके जो वर्ण बनता है वो होता है संयुक्त व्यंजन। यहाँ पे दो व्यंजन मिलते हैं, श में मिलता है क और श, इसी तरह त्र में मिलता है त और र। ठीक है बच्चों। इसके बाद ज्ञ में मिलता है ज और य, और श में मिलता है श और र। तो ये हो गए हमारे 4 संयुक्त व्यंजन। इसके बाद द्वित व्यंजन भी होते हैं। द्वित व्यंजन वे होते हैं जिसमें एक ही व्यंजन 2 बार आता है। द्वित व्यंजन वो होते हैं जिनमें एक ही व्यंजन 2 बार आता है, जैसे कच्चा, पक्का, ये होते हैं द्वित व्यंजन। तो ये हमने सीखा। आज हमारी व्याकरण और वर्णमाला पूर्ण हुई है। हमने क्या क्या सीखा उसे एक बार मैं आपको बताती हूँ। ध्वनि की सबसे छोटी, ध्वनि की, हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। उससे पहले व्याकरण सीखा। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण के 2 भेद होते हैं, समझ में आया बच्चों? और जो ये वाला चिन्ह होता है इसे हल कहते हैं। स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, है ना। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। सारी बातें बच्चों को समझ में आ गई। अब आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जो भी आपको मैम पढ़ा रही है उसे रफ कॉपी में लिख सकते हैं, आप अभ्यास कर सकते हैं आप, और लॉगिन अपना क्लास और सेक्शन से ही करें, डिवाइस से ना करें। अगर डिवाइस से करेंगे तो रिमूव कर दिया जाएगा। दोबारा से लॉगिन करें क्लास और सेक्शन के साथ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गुड डे।